नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी। शाश्वत गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाश्वत गौतम अमेरिका में रहे। अमेरिका का एक राज्य है मेरीलैंड, और वहाँ के जल आपूर्ति आपूर्ति विभाग में अधिकारी थे। वहाँ से लौटे बिहार आए, कुछ दिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ काम किया, और आखिर में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। शाश्वत गौतम की खासियत यह है कि वो आंकड़ों के हिसाब से चीज़ों को देखते समझते हैं। तो आज इन्हीं से समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बिहार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और इससे कैसे पार पाया जाए। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है शाश्वत गौतम जी आपका एशियाविल हिंदी में। आपको लेकर के एक सवाल है, सोशल मीडिया पे पूछा है लोगों ने कि जब आप उनसे बातचीत करने जा रहे हैं तो उनसे ये पूछ लीजिए कि कुछ दिन पहले तक वो नीतीश कुमार के साथ थे, अभी कांग्रेसी लिख रहे हैं, तो वो उनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट अभी क्या है? सीधी सी बात है, मैं कांग्रेस पार्टी में 2018 के सितंबर में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। राहुल गांधी जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराया, और जिस दिन मैंने पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन किया, और अमूमन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, उसी दिन मुझे राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। और लोकसभा चुनाव तक मैं उस पद पर रहा, और मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में अभी भी उस भूमिका में हूँ। मगर उसके बाद ये जरूर था, कांग्रेस पार्टी को ये जरूर बिहार की राजनीति में ज्यादा बेहतर हो पाएगा, तो इसलिए मुझे बिहार को केंद्रित करते हुए कुछ काम करने की जिम्मेवारी दी गई, और फिलहाल मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। और नीतीश जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मगर मैं जेडीयू के अंदर कोई पदाधिकारी कभी नहीं रहा था। मैंने जो भी काम किया था वो नीतीश जी के साथ एक एडवाइजरी रोल में किया था, मगर जनता दल यूनाइटेड के संगठन के अंदर मेरी कोई वैसी भूमिका पदाधिकारी के तौर पर नहीं थी। कि महामारी के इस दौर में, कोरोना के इस संकट के दौर में बिहार कांग्रेस कहाँ है? बिहार कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी है, कोई आता पता है? कहाँ है लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? बिहार कांग्रेस जमीनी स्तर पर अगर आप दो तीन चीज अवलोकन करें, तो लोगों को बहुत सारी बातें जो है मीडिया से ही पता चलती हैं, मतलब। और अंटिल जब तक कोई बहुत प्रसिद्ध ना हो सोशल मीडिया में, या जो बहुत प्रभावशाली ना हो, मतलब ये पॉपुलैरिटी वाली बात हो जाती है। तो आप अगर बहुत पॉपुलर हैं तो लोगों को पता चलता है कि शायद आप कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो तो लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग कम है, मगर कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से एनएसयूआई, इंडियन यूथ कांग्रेस, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जिला में, प्रखंडों में। बहुत सारे लोग हैं, जैसे युवा कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुंजन पटेल, अच्छा काम कर रहे हैं। एक उनके माइनॉरिटी सेल के हैं अध्यक्ष, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कम से कम सवालों को उठा रहे हैं। कांग्रेस के बहुत ऐसे विधायक हैं जो गुमनामी में एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन पर काम कर रहे हैं। ये बात फिर भी मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल वैक्यूम कुछ हद तक है, और वो वैक्यूम कहाँ है कि तार्किक रूप से लॉजिकल सवालों की और लॉजिकल प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जा रहे हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर। और ये समस्या सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, वो तमाम राजनीतिक दलों की है कि राजनीतिक तौर पे जिस तरीके के सवाल होने चाहिए एक विपक्ष के, और विपक्ष में भी जो उसका सबसे शीर्ष स्तर का जो नेता है, मतलब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है स्टेट में, उसकी बात करिए या आरजेडी की बात करिए, तो उसमें थोड़ा सा वैक्यूम है, और हमको लगता है कि हमें और बेहतर काम करने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये सर्वमान्य बात है। और एक कांग्रेस की जमीन जो है बिहार में हाल फिलहाल के दिनों में काफी कमजोर हुई, तो इसका असर जो है वो दिखता है, और वो दिख भी रहा है। कोरोना का संकट है पूरे विश्व पे। बिहार में लॉकडाउन एक तो पूरे देश में आगे बढ़ ही गया है। अब बिहार में लोग बाहर से राज्य में आएंगे, लगभग 27 से 28 लाख लोग बिहार में आएंगे। आप आंकड़ों में दिमाग लगाते हैं, नंबर से चीजों को समझते हैं, जरा हमारे देखने वालों को समझाइए कि आने वाले कुछ दिन जो हैं बिहार में जैसी पब्लिक हेल्थ की स्थिति है, संसाधनों की जो स्थिति है, उसको लेकर के आने वाले कुछ दिन बिहार में कितने मुश्किल होने वाले हैं कोरोना के हिसाब से, या सरकार जैसा दावा कर रही है सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, इस पूरे जो महामारी है, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, उसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जिसके अंदर लॉजिस्टिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी बस का इंतजाम करना,
गाड़ी का इंतजाम करना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना कि कहीं कोई छूटे ना या किसी को कोई दुर्घटना ना हो। दूसरा इसका पहलू होता है, वह होता है पूरी तरह से स्वास्थ्य केंद्रित, यानी उनका जांच हो, इलाज हो, उनको दवाइयाँ समय पर मिले, कम्युनिटी के लेवल पे इसका फैलाव ना हो, संक्रमण ना हो। मेरा मानना है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे फिर भी इस चीज को कर लेगा। मतलब वो एक बहुत ही हायरार्कियल सिस्टम है अंग्रेजों के जमाने का, तो वो जब डंडा चलाया जाता है तो काम कर लेता है मोटे तौर पर। तो वो अभी भी चल रहा है, और बिहार में आप देखिएगा कि चाहे कितनी भी दुर्गति हो जाती है, निजी क्षेत्र की कमी और न होने की वजह से जो भी होता है वो सरकारी ही महकमे से ही होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। स्वास्थ्य के लेवल पे बिहार के लिए परेशानी है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में प्राइवेट डॉक्टर सबने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और उनको कोई सहयोग सेवा नहीं दे रहा है। और सरकारी स्तर पर बिहार के अधिकांश अस्पतालों में 50% से ज्यादा डॉक्टर नहीं है। इस चीज को मान लेना चाहिए। 40% से ज्यादा नर्सों की बहाली नहीं हुई है, और जो लोग हैं भी वह उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। बड़ा मुद्दा होगा कि अगर ये महामारी फैलती है तो सरकार के लिए मुश्किल होगी उसको जांच कर पाना, उसको कंटेन कर पाना। और एक और बड़ा कारण ये है कि सरकार केंद्र के ऊपर निर्भर है, पीपीई किट्स के लिए निर्भर है। यानी उनको चाहिए, अगर 5 लाख चाहिए तो 50,000 मिल रहा है या 70,000 मिल रहा है। टेस्टिंग के लिए जो किट चाहिए वो नहीं मिल पाया है जिस अनुपात में बिहार चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार के ऊपर रिपोर्टिंग करने वाले जितने पत्रकार और एडिटर हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, और एक इतने छोटे से क्षेत्रफल के अंदर इतने ज्यादा लोग जो हैं कहीं और नहीं रहते। तो उनकी ये समझ नहीं है, या उनकी अपनी जो भी उनकी कह लीजिए बायसनेस है, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता की कमी है कि वो सवाल ये नहीं पूछ रहे हैं कि बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है केंद्र से। राज्य सरकार से सवाल होना चाहिए, हो रहा है, मगर ये भी जरूरी है समझना कि पीपीई किट का नहीं मिलना, टेस्टिंग किट का नहीं मिलना, वेंटिलेटर का कम होना, जिस तरह के आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए राज्यों को वो नहीं मिलना, ये सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा करेंगे, और उससे निपटना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं होगा। तो लेकिन ये सवाल बिल्कुल मीडिया और पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं बिहार के लिए, विपक्षी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग तो पूछ ही नहीं रहे हैं। वो तो शुभकामनाएं दे रहे हैं केंद्र को हर छोटी सी बात के लिए। आपने एक लेख लिखा था एशिया वेल हिंदी पे, और उसी दिन मेरा मन ये हुआ था कि वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वो ये था कि आपने ये कहा कि लॉकडाउन की वजह से, हालांकि अब तो वो बढ़ भी गया है, लॉकडाउन की वजह से बिहार को हर दिन 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, अगर मैं नंबर ठीक ठीक याद कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नुकसान बिहार के लिए हो रहा है, बिहार को हो रहा है, वो अगले कितने दिनों तक असर डालेगा बिहारियों पे, बिहार की सरकार पे, और इससे उबरने का क्या तरीका है बिहार के पास, अगर है कोई तरीका? देखिए, बिहार ये समझना जरूरी है कि 78 से 80%, मतलब मोटा मोटी 80% बिहार का चलाने के लिए जो खर्च होता है वह केंद्र के ऊपर बिहार सरकार निर्भर रहती है। उसमें वित्तीय आयोग के द्वारा अनुशंसित राशि होती है, केंद्र का अनुदान होता है, केंद्रीय करों में टैक्स में जो हिस्सेदारी होती है राज्य की वो होता है, और सरकारी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा मिलता है। राज्य सिर्फ 20% ही अपने खर्चों का इंतजाम कर पाता है। तो बिहार के लिए दोनों स्तर पर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आर्थिक। एक तो उसकी अपनी कमाई जो है काफी कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, और निजी जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो भी बहुत कम हो रहा है। दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मंदी होने की पूरी संभावना है। तो इसमें यही होगा कि केंद्रीय स्तर पर, मतलब मोटे मोटे तौर पर आमदनी की कमी होगी, टैक्स कलेक्शन की कमी होगी, तो उसका प्रभाव बिहार के आमदनी के ऊपर भी पड़ेगा। और ये चक्र जो है बहुत लंबा चल सकता है। यानी आपको शायद नहीं पता है, मगर सरकार अपने स्तर पर 3 साल या 5 साल की योजनाएं बनाती हैं। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि कम से कम इस साल ये काम हुआ तो अगले साल वहां पुल बनाएंगे, वहां नया बिजली का ग्रिड बनाएंगे,
यहाँ रोड बनाएंगे, पानी वितरण के लिए करेंगे, किसानों को सहयोग करेंगे। तो ये सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित, और खर्चा है बिहार का जो बजट है 2 लाख करोड़, वह उसी अनुपात में लोगों के ऊपर खर्च होता है। मतलब ये करप्शन को लोग सवाल जरूर उठाया जा सकता है, मगर करप्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मगर जो बजटिंग जो होता है उस अनुपात में सरकार को खर्च करना होता है। जब पैसा नहीं होगा तो सरकार कमी करेगी अपने खर्च में, और वह एक बहुत हद तक गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक पिछड़े वर्ग को प्रभावित करेगी। इसका उपाय यही है कि कुछ हद तक सरकार अपने कैपिटल कटौती करे, और दूसरा कि थोड़ा और ज्यादा लोन ले, बॉन्ड इशू करे, प्रॉमिसरी नोट एक चीज होती है, उसके माध्यम से, केंद्रीय सहायता के माध्यम से जो कमी हुई है उसको टैक्स रेवेन्यूज में उसकी पूर्ति करके सामाजिक योजनाओं में कटौती ना करे। मतलब ये एक तरीका है, एक तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, मगर फिर भी हमें समझ लेना चाहिए और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि ये प्रभावित करेगा अर्थव्यवस्था को, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न करेगा आने वाले समय में। आप ये बताइए, जो लोग अभी सुन रहे हैं कि इतना सब कुछ खराब है और वो है, वो हकीकत है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे उम्मीद क्या है बिहार के लिए, बिहार के लड़कों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए? कहाँ से उम्मीद दिखता है? कोई नया नेता आपको दिखता है? आप लोग कुछ दिखते हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। बिहार जितना डिवाइडेड समाज जितना है, पॉलिटिकल लेवल पे जितना डिवाइडेड है, अवधारणाएं चाहे जो भी हो, आप कितने भी कह दीजिए कि केंद्र के द्वारा सहयोग नहीं हो रहा है, मगर एक रामायण देखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि नीतिगत स्तर पर कहाँ कमियां हैं। सबसे बड़ी समस्या ये, आप जाति के सवाल पर अधिकांश एडिटर जो है वो अपने स्वजातीय मंत्री या विधायक से सवाल या केंद्रीय मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, कठिन ये है। ये कहीं ना कहीं हम एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में अभी भी रह रहे हैं, मान लेना चाहिए, और इसकी वजह से नए लोगों को राजनीतिक रूप से उभरने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए सिर्फ वह लोग ही नहीं जिम्मेवार हैं। जैसे आप खुद देखिए कि मंगल पांडे जो हैं, उनसे कितने लोग सवाल कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर के। बिहार में प्रॉब्लम सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा हेल्थ सर्विसेज को लेकर के है, 50% डॉक्टर नहीं है। आपने कितने संपादकों को दिल्ली के संपादकों से देखा है कि वो मंगल पांडे से सवाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन आज के में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ संजय कुमार कर रहे हैं बिहार के। ये ऑब्जेक्टिविटी की कमी है मीडिया को, और हम लोग अगर ईमानदार हो जाए सामाजिक तौर पे, व्यापक तौर पे, मैं अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करके कर रहा हूँ, अगर आप, हम और हमारे सभी लोग ईमानदार हो जाएं तो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी। मगर ईमानदारी की कमी नेताओं में भी है, और नेताओं से ज्यादा आम लोगों में है। मतलब इस बात को भी स्वीकार करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी नहीं है। मतलब जाति के सवाल पर लोग जो हैं कितनी भी आलोचना कर ले, मगर उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार रहती है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सिर्फ बात कही करने के लिए है, नए लोगों को सदन में भेजने के लिए राजनीतिक जागृति नहीं है। मतलब इसको मान लेना चाहिए। सोशल मीडिया से, फेसबुक से और ट्विटर से पॉलिटिक्स नहीं होता है। जो गड़बड़ी आप बता रहे थे, हमारी सोच में जो गड़बड़ी है उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो 15-15 साल करके कई साल निकल जाएंगे और स्थिति जस की तस रहेगी जैसे पहली थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत गौतम जी, हमसे बातचीत करने के लिए।